हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केयू इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। इसमें आप विद्युत धारिता के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे अगला जो टॉपिक है वो ले रहा हूँ विद्युत धारिता का। इसमें आपने पढ़ लिया है अभी तक कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला 1/C1 + 1/C2 प्लस इस तरह से आता है। और समांतर क्रम संयोजन में अगर संधारित्र जुड़े हैं C1 C2 धारिता के तो उनका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ा था। इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद 4.14 इसमें कहता है कि C धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार अनंत संख्या में संयोजित हैं, तो बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। इस तरह से है ये डायग्राम। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ पे एक संधारित्र ये जुड़ा, यहाँ पे एक संधारित्र यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, एक संधारित्र ये है, ये फिर ये, इस तरह से ये संधारित्र जुड़े हुए हैं अनंत धारिताओं तक। ठीक है ना, ऐसे अनंत तक ये जुड़े हुए हैं। नहीं पता कितने संधारित्र हैं, अनंत तक है। तो आपको A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए, इसमें एक क्रम रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ, ऐसे टुकड़े करूं, तो आप देखोगे कि ये एक संधारित्र, फिर ये ऐसे, फिर ये संधारित्र, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ये एक पेयर है, ये एक जोड़ा है। ये इधर जुड़ा, फिर ये इधर, फिर आगे भी ऐसे ही, फिर आगे भी ऐसे ही, ऐसे जुड़ते जाते हैं, है ना। तो मैं इनमें से एक पेयर को आगे से हटा देता हूँ और यहाँ एक बिंदु मानता हूँ P, यहाँ एक बिंदु मानता हूँ Q। तो बिंदु P और Q के बाद के संधारित्र भी अनंत ही होंगे। अगर मैं अनंत में से दो संधारित्र हटा दूँ, ये वाले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनंत पे, ये अनंत ही रहेंगे। और इन सभी संधारित्रों का अनंत तक, इन सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता कुछ ना कुछ होगी। उसको मैं मान लेता हूँ C1। तो मैं मानता हूँ, माना P व Q के मध्य, P व Q के मध्य संयोजित अनंत संधारित्रों की धारिता अनंत संधारित्रों की तुल्य धारिता C1 है। C1 है, ओके। तो डायग्राम कैसे हो जाएगा? तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखो, A B और ये तो है ही दो। P और Q के बाद के सारे संधारित्र की धारिता हो गई C1। ये C है, ये C है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, ये P हो गया और ये Q हो गया। तो P और Q के बीच में जितने भी संधारित्र जुड़े हैं, ये सारे, इनकी धारिता मैंने C1 मान ली है। तो C1 धारिता के एक संधारित्र यहाँ जोड़ देंगे। अब चूंकि इन सभी संधारित्रों को, P से Q तक के संधारित्रों की धारिता जब C1 है, तो उसमें ये दोनों संधारित्र भी अगर मैं जोड़ दूं तब भी धारिता C1 ही रहेगी। अनंत में अगर मैं दो जोड़ दूं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अर्थात तुल्य धारिता भी क्या मानी जाएगी? C1 ही मानी जाएगी, क्योंकि P और Q के बीच में अनंत संधारित्र जब जुड़े हुए हैं तो उनकी धारिता A और B के बीच में धारिता के तुल्य होगी। ठीक है, चूंकि A व B के मध्य धारिता P व Q के मध्य धारिता के तुल्य ही होगी। धारिता के तुल्य ही होगी। ठीक है, अतः A व B के मध्य जो तुल्य धारिता है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? C1 मान लेता हूँ। तो C1 बराबर देखो कैसे आएगा। ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। ये दोनों संधारित्र कैसे हैं बच्चों? C1 और C, ये समांतर क्रम में है।
तो समांतर क्रम में इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, C प्लस C1, और फिर ये इसके साथ श्रेणी क्रम में है तो C प्लस C1, तो इनका योग हो गया, ये एक संधारित्र बन गया। वो इसके समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता कैसे ज्ञात की जाएगी, तो तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना। अच्छा ये डायग्राम कुछ ऐसे था क्या, ये डायग्राम मैंने कुछ अलग बना दिया। चलो इसी को देख लो, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन फिर वैसे करवा देंगे। तो इनकी तुल्य धारिता हो गई C1 प्लस C, ये वाला एग्जाम्पल ये नहीं है, अलग है, उसमें यहाँ पे एक संधारित्र है, चलो देखते हैं उसको भी। तो इन ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, तो इनकी तुल्य धारिता होगी C1 प्लस C, और ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इनका तुल्य योग। तो इसको आप लिख लेंगे, जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, C1 प्लस C ऐड कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई बटे दोनों का योग। तो बच्चों C1 बराबर ये हो जाएगा आपका C1 इंटू C प्लस C स्क्वायर बटे यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस 2C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 को C1 से मल्टीप्लाई किया C1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2C1 बराबर C1 प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अच्छा या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए C1 स्क्वायर प्लस ये C1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा C1 माइनस C स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी जिसमें हमें C1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, C1, जो तुल्य धारिता है वही तो है C1, और C1 ही ज्ञात करना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से हम लिखेंगे C1 बराबर, देखो श्रीधराचार्य सूत्र से आप x ज्ञात करते हो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है। ये इस तरह की अगर कोई द्विघात समीकरण हो उसको सरल करने का, जहाँ पे a तो x स्क्वायर का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद है। यहाँ पे x की जगह C1 है तो C1 स्क्वायर का गुणांक तो a बराबर तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a कितना है 1, b यहाँ पे C1 का गुणांक जो कि c के बराबर है, और c जो अचर पद है वो माइनस का c स्क्वायर के बराबर है। तो माइनस b का मतलब माइनस c प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी माइनस का c तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। तो बच्चों C1 बराबर माइनस c प्लस माइनस ये देखो 4c स्क्वायर और c स्क्वायर, अंडर रूट 5c स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 5c स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अंडर रूट 5c को आप लिख सकते हो 5 रूट ये c रूट 5 बटे 2, ये आंसर हो जाएगा। तो धारिता की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस c प्लस माइनस c रूट 5/2, माइनस वाली धारिता तो हटा देना, प्लस वाला साइन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो धारिता का आंसर आएगा माइनस c प्लस c रूट 5/2, ठीक है। धारिताओं की दो वैल्यू आएंगे तो ये माइनस साइन हटा देना, माइनस में नहीं होती धारिता, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये इस क्वेश्चन के लिए है। अब देखो क्वेश्चन जो बुक में है वो थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन बुक में कुछ इस प्रकार से है कि ये इधर हो गए, ओके, और ये इधर हो गए, यहाँ पे संधारित्र जुड़ा हुआ है एक, और ये वाला संधारित्र यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे है भाई बुक में क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ये वाला संधारित्र हटा दीजिए, ऐसे है क्वेश्चन आपका बुक में, ठीक। एक संधारित्र नीचे, फिर ऊपरी ब्रांच में, फिर उसके बाद नीचे ब्रांच में, फिर आगे ब्रांच में, इस तरह से है। तो अब आप P और Q ये दो बिंदु ले लिए, P और Q के पीछे पीछे की ये धारिता, इसको C1 मान लीजिए, C1 मान लेंगे तो ये C1 हो गया, और इधर ये डायग्राम थोड़ा चेंज होगा, इधर ये संधारित्र जुड़ा हुआ है P, और एक ये संधारित्र जुड़ा हुआ है, ऐसे ये संधारित्र जुड़े हुए हैं, इसकी धारिता C है, इसकी धारिता C है, ठीक है। तो
ए व बी के मध्य तुल्य धारिता भी वही होगी जो पी व क्यू के मध्य तुल्य धारिता है। कितनी होगी ए व बी के मध्य धारिता? C1। तो C1 बराबर देखो अब इक्वेशन बदलेगी, यहाँ पे इक्वेशन बदल जाएगी। ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों का तुल्य धारिता कितनी आएगी? C1 इंटू C बटे C1 प्लस C। और ये इसके समांतर क्रम में है तो ये इनके ऐड हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, हो गया तुल्य धारिता। देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में धारिता का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था मैंने, दोनों को गुणा करो बटे दोनों को जोड़ो, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। फिर ये इसके समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम की धारिता सीधी ऐड हो जाती है, ऐड हो गई। ओके, अब यहाँ पे भी आप द्विघात समीकरण बनाएंगे। C1 इंटू C लघुत्तम ले लीजिए, इसका 1 हो गया। C1 प्लस C लघुत्तम आएगा यहाँ पे, C1 प्लस C। ओके, C1 इंटू C बचेगा प्लस C इंटू C1 प्लस C। ठीक है भाई, देखो ये लघुत्तम आया, इससे ये कट गया तो यह सेम ये बचेगा C1 इंटू C। यहाँ पे 1 है तो ये लघुत्तम इससे गुणा हो गया। ठीक, गुणा कर लीजिए इनको, दिख रहा है, गुणा कर लीजिए। C1 बराबर C1 इंटू C प्लस C1 प्लस C स्क्वायर बटे C1 प्लस C। ये C1 प्लस C इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो C1 स्क्वायर प्लस C1 बराबर C1, ये C1 और ये C1 2C1 हो गया प्लस C स्क्वायर। 2C1 से एक C1 कट गया तो C1 स्क्वायर ये इधर ले आओ, माइनस का C1 और माइनस C स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई भाई आपके, C1 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C स्क्वायर बराबर 0। अब ये फिर से द्विघात समीकरण है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इससे आएगा C1 बराबर माइनस B का मान देखो माइनस का C है तो ये प्लस C हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर यानी कि माइनस C का स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 4 गुना A का मान 1 है, C का मान ये है तो प्लस का 4C स्क्वायर बटे 2A की वैल्यू 1। तो C1 बराबर C प्लस माइनस अंडर रूट 5C। ठीक है ना, अंडर रूट 5C स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5C बटे 2। तो इसकी धारिता भी यही आ रही है, इसके 2 मान आएंगे C1 के, C प्लस रूट 5/C बाई 2 और C1 बराबर आएगा C माइनस रूट 5/C, रूट 5C बाई 2। ठीक है, देख लीजिए फिर ऐसे। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया है C प्लस रूट 5/C बाई 2 या 2। तो ठीक है, धारिता का मान जो है वो सदैव ऋणात्मक सदैव धनात्मक होगा। आप रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 से बड़ी आएगी तो ये वाला मान ऋणात्मक आएगा, इसको हटा देना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो C1 बराबर C कॉमन कर सकते हो 1 प्लस रूट 5/2, ऐसे भी आंसर आता है। समझ आया आपको? मैंने क्वेश्चन दोनों तरह से करवा दिया है, बाई मिस्टेक हो गया था वो दूसरे तरीके से, तो वो भी हो गया समझ में, अच्छा है, ये भी आ गया समझ में आपको। क्लियर है? क्लियर है आपको? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधारित्रों में संचित ऊर्जा। संधारित्रों में संचित ऊर्जा, पहले तो हमें यही देखना है कि संधारित्र में ऊर्जा आएगी कहाँ से। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम किन्हीं आवेश के निकायों के बारे में बात कर रहे थे, 2 आवेशों के निकाय के बारे में बात कर रहे थे, Q1 और Q2 आवेश जब अपनी अपनी स्थिति पर स्थित होते हैं तो इनके बीच में एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसकी वैल्यू आई थी कि Q1 Q2/R। अगर ये दोनों संधारित्र दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं तो इनको अपनी स्थिति पर व्यवस्थित करने के लिए हमें इतना कार्य करना पड़ा था, और यही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि इन दोनों आवेशों को अगर हम अलग अलग करना चाहें तो इन दोनों आवेशों को अलग अलग पृथक करने के लिए हमें वापस से इतना कार्य करना पड़ेगा, कितना कि Q1 Q2/R के बराबर, तब ये दोनों आवेश अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे आपने 3 निकायों के बारे में भी पढ़ा था, Q1 Q2 Q3, ऐसे 3 निकाय थे।
3 आवेशों के निकाय के बारे में पढ़ा था, ये R12 है, ये R23 है, ये R13 है, इस तरह इनकी कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी आपने, है ना। इसी प्रकार से मतलब कि आवेशों को, आवेश से एक ऊर्जा संबद्ध होती है, आवेश में ऊर्जा समाहित होती है। अब चूंकि हमने यहाँ पे संधारित्र के बारे में पढ़ा कि जब संधारित्र को जब आवेशित किया जाता है, देखिए बच्चों, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो मतलब उसको आवेश दिया जा रहा है। आवेश प्रदान करने में हम उसको कार्य करके ही आवेश प्रदान कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो उसको आवेशित करने में जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य ही तो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में या उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। संधारित्र में आपने इसको आवेश दिया +q आवेश, +4q आवेश दिया, ठीक है, +4q आवेश इस पर जमा हो गया, यहाँ पे प्रेरण के कारण -4q आवेश आ गया। अब आप इसको +2q आवेश और देना चाहते हैं तो ये +4q आवेश इस +2q आवेश का विरोध करेगा, क्योंकि प्लस और प्लस आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ये इसको आने नहीं देगा। ये वाला आवेश जो इस पे पहले से उपस्थित है वो इस +2q आवेश को इस पे नहीं आने देगा। तो क्या होगा, आसानी से नहीं आने देगा तो कार्य करेंगे, इस पर वर्क करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने से जो वर्क इस पर किया जाएगा वही वर्क इस पर, अब इस पर आवेश बढ़ गया, ये दोनों आवेश इस पर जमा हो गए वर्क के कारण, और ये किसके रूप में स्टोर हो गया, ऊर्जा के रूप में। इस पे किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वही ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए मैं ये सिस्टम मान के चलता हूँ कि माना कि मेरे पास कोई संधारित्र है जिस पे पहले से +q आवेश है, पहले से क्या है, +q आवेश है। यहाँ पे कितना आवेश है, -q आवेश होगा, ठीक है। अच्छा, माना किसी संधारित्र पर पहले से q आवेश उपस्थित है, q आवेश उपस्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं इसको और dq आवेश देना चाहूँ, मैं इस संधारित्र को dq आवेश देना चाहता हूँ, तो dq आवेश जब मैं इसको दूंगा तो dq आवेश यहाँ पे भी आएगा, dq आवेश इस पे भी जाएगा, dq आवेश इस पे भी जाएगा, ठीक है, -dq आवेश इधर जाएगा, +dq आवेश इधर आएगा। तो इसको अगर मैं dq आवेश देना चाहूँगा तो dq आवेश देने के लिए मुझे इस संधारित्र पर कार्य करना पड़ेगा, आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य का मान हम विभवांतर से ज्ञात करेंगे। उस कार्य का मान किससे ज्ञात करेंगे, विभवांतर का उपस्थित है तो पहले मैं विभवांतर ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ पे जब ये इस पे +q और इस पे -q आवेश है, जब इस पे +q और इस पे -q आवेश है तो यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा V = q/c। माना किसी संधारित्र C पर जिसकी धारिता है C, इस संधारित्र की धारिता मान लो C है, इस पे पहले से q आवेश उपस्थित है, तो q आवेश उपस्थित होने के कारण इसका विभवांतर हो जाएगा V = q/c। अब इसको dq आवेश देते हैं, अब इसे स्मॉल dq आवेश से आवेशित करने में अब इसे स्मॉल dq आवेश से आवेशित करने में किया गया अल्प कार्य dw, वर्क डन dw कितना होगा भाई, आवेश पहले से इस पे विभवांतर है V = q/c और इस पे dq आवेश और दिया तो W का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था V × q, या कुछ ऐसे कराया था V = W/q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × q, तो dW बराबर हो गया V × dq, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/q, सूत्र से लिखा है मैंने ये भी dq के बराबर हो गया। अच्छा, ठीक है, वैल्यू लिख दीजिए, V की, तो dW बराबर आया q/c × dq। संधारित्र की धारिता C तो नियत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये मान के चलूँ, अब यदि संधारित्र को
Q बराबर 0 से कैपिटल Q तक, कैपिटल Q आवेश तक, 0 आवेश से कैपिटल Q आवेश तक, कैपिटल Q आवेश तक आवेशित किया जाए, आवेशित किया जाए तो किया गया कुल कार्य, ठीक है भाई। इस संधारित्र को 0 आवेश से, जब इस पे 0 आवेश से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करेंगे तो किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो W बराबर समाकलन dW 0 से लेके कैपिटल Q तक, ये, या समाकलन 0 से लेके कैपिटल Q तक, और dW की वैल्यू हो जाएगी Q/C dQ, ठीक है, ठीक है भाई। W बराबर 1/C बाहर कर दिया, समाकलन Q dQ 0 से कैपिटल Q। अब Q का dQ के सापेक्ष समाकलन होता है बच्चों, Q का समाकलन dQ के सापेक्ष होता है Q²/2। इसकी घात 1 है, एक घात इसमें जुड़ जाएगी, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 और 2 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो W बराबर क्या आया, W बराबर लिखेंगे, W बराबर 1/C Q²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट +Q, या W बराबर 1/C, स्मॉल q की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, चलो इसको मैं बाद में लिखता हूँ। इतना समझ आया आपको? डायग्राम मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए W बराबर 1/C कैपिटल Q²/2 माइनस 0, ये हो जाएगा। स्मॉल q की जगह 0 रख देंगे, तो W बराबर Q²/2C, ये कार्य का मान आया। यही कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये हो गया U बराबर, अर्थात U बराबर Q², इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 Q²/C या Q²/2C, जैसे आपको याद करने में आसानी रहे, बोलने में आसानी रहे, Q²/2C लिख लीजिए। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके अन्य रूप आप ऐसे बना सकते हो, चूँकि Q बराबर होता है CV रख लो एक बार इसमें, तो U बराबर 1/2C, Q की जगह रखो CV, तो CV² हो जाएगा, ये C²V², एक C से एक C कट गया, बराबर बचेगा 1/2 CV²। दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ पे C की वैल्यू रखता हूँ, क्योंकि C बराबर होता है Q/V रखने पर समीकरण 1 में, तो U बराबर 1/2 Q²/Q इंटू V, Q से Q कट गया, तो U बराबर 1/2 QV, 1/2 Q इंटू V, ये है समीकरण नंबर 3। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के ये 3 फॉर्मूले हैं। जब आपको आवेश और धारिता दी गई है तो आप Q²/2C का यूज़ करेंगे। जब आपको धारिता और विभवांतर दिया गया है तो आप 1/2 CV² का यूज़ करेंगे। जब आपको केवल Q और V, आवेश और विभवांतर दिया गया है, धारिता नहीं पता है, तब आप 1/2 Q इंटू V का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया नोट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका है संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट
संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ऊर्जा घनत्व का मतलब है ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है? ऊर्जा बटे आयतन। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। माना ये कोई संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है। इसको प्लस Q आवेश से आवेशित किया गया है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और माइनस सिग्मा है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, ठीक है। प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो d के बराबर है। तो बच्चों इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों? कैपिटल E बराबर आपने पढ़ा है ना, संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, ठीक है। चूँकि आपने ये भी पढ़ा है सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, इसलिए E बराबर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इतना विद्युत क्षेत्र होता है। समीकरण मत बनाओ, यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लो, या संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान हो जाएगा Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू E, एप्सिलॉन नॉट A इंटू E, ठीक है। ओके। अब चूंकि संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर होता है Q स्क्वायर बाई 2C। आवेश की फॉर्म में लिख लो, आवेश हमने निकाल लिया यहाँ से, तो Q स्क्वायर बाई 2C। ये समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। अच्छा, और इसकी धारिता और निकालो, तथा संधारित्र की धारिता यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं, तथा धारिता C बराबर क्या होती है भाई? इसकी धारिता क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगी ना। ये माध्यम हवा माध्यम है, इनके बीच में इसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो धारिता हो जाएगी इसकी C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 1 से Q और समीकरण 2 से C के मान यहाँ रख दो। समीकरण 3, समीकरण 1 व 2 से Q व C के मान रखने पर U बराबर देखो Q की वैल्यू रखो एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर बटे 2, C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई D को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, A से A कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो U बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A D E स्क्वायर, ठीक है भाई। 1/2 है, एप्सिलॉन नॉट है, A D है, E स्क्वायर है। हो गया इतना? ओके, चलिए यहाँ देखिए, चूंकि A इंटू D, देखो ये संधारित्र था, ये प्लेट का क्षेत्रफल A, इनके बीच की चौड़ाई D, तो इसका आयतन कितना होगा? D, और इस आयतन में विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है E, तो मैं बराबर हो जाएगा V, इसको मैं आयतन मान लेता हूँ। क्या है? क्योंकि A इंटू D बराबर V, क्षेत्रफल गुना चौड़ाई, ये आयतन होता है, इसलिए U बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V। लिख सकते हैं AD को भी, ठीक है। ये हो गई कुल ऊर्जा V आयतन के रूप में, या U बाई V 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है ना। U बाई V को मैं लिखूंगा UD से, UD बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहां UD को डिफाइन करेंगे, UD बराबर है कैपिटल U बाई V, अर्थात
कैपिटल U बाई V या ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, आते हैं ऊर्जा घनत्व UD बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व, यानी कि इसका मतलब ये है संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है, इसे UD से लिखते हैं। ठीक है भाई, समझ आया आपको? पहले आप ऊर्जा ज्ञात कर लीजिए। आपको Q²/2C फॉर्मूला यूज़ करना है ऊर्जा के लिए, U बराबर Q²/2C। फिर उसमें Q का मान रखो धारिता के रूप, विद्युत क्षेत्र के रूप में, और C की वैल्यू भी रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, सरल कर लीजिए, कैपिटल U आ जाएगा। क्षेत्रफल गुना मोटाई को आप आयतन से डिनोट करेंगे, आयतन का डिवाइड करेंगे ऊर्जा में, तो ऊर्जा बटे आयतन ऊर्जा घनत्व कहलाता है, जिसकी वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आप इसके आगे एक एग्जाम्पल देखेंगे NCERT बुक में। एग्जाम्पल है 4.15, एग्जाम्पल नंबर 4.15, पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। ऐसे बोला, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके प्लेटों के मध्य दूरी 2.5 mm है और इनको 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करो। ठीक है, संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। देखो ये एक संधारित्र है, इस संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जिसका विभव 400 वोल्ट के बराबर है, और इस संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे कुछ दिया है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, और इसकी प्लेटों के मध्य की दूरी 2.5 mm है, 2.5 mm, ये D का मान है, D बराबर। ठीक है, तो इसमें संचित ऊर्जा निकालनी है, आपको V दिया गया है, धारिता ज्ञात कर लोगे आप, तो ऊर्जा का मान निकालेंगे। 3 फॉर्मूले हैं ऊर्जा का मान ज्ञात करने का। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, चूँकि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। C की वैल्यू निकाल लीजिए आप, चलो रख देंगे इसमें, चूँकि C बराबर ये होता है, इसलिए U बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू V स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो C इसकी धारिता है, धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, तो वो फॉर्मूला रख के मैं इसको सोल्व कर दूंगा। इसलिए U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया जो है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप 90 गुणा 10⁻4 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, 90 गुणा 10⁻⁻4 इंटू V मतलब 400, इसका स्क्वायर हो जाएगा 400 गुणा 400 बटे D 2.5 mm है, इसको आप लिखेंगे 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर। ये इस तरह से सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी है। 1.2 गुणा 8.85 10⁻12, 90 गुणा 10⁻4 इंटू V स्क्वायर बटे 2.5 गुणा 10⁻3। ठीक है भाई, सरल कर लीजिए। क्या देखें, एक बटे 2 8.85 90 2.5 और इधर है 4, इधर है 4। ठीक है, 9 गुणा 4 कर लो इसको, 9 गुणा 4 हो गया 36। ये 9 गुणा 4 मैंने कितना कर दिया है, 36 कर दिया है। 10 की पावर देखिए, 10 की पावर -12 -4, ठीक है,
अच्छा ये 4 हो रहा है, 4 तक 16 और करना पड़ेगा, 16 36 गुना 4, इसको ऐसे करो ना आप, 9 लिख लो और 9 गुना 16, ठीक है। आप 10 की पावर देखिए, माइनस के 12 और माइनस के 4 माइनस के 16 a की पावर घट जाएगी, ये वाली 0, माइनस के 15 में से 2 और 2 4 पावर ये घटा दो, माइनस के 11 और 3 पावर ये घटा दो तो माइनस के 8, 10 के पावर -8 बचेंगे भाई। ओके ठीक है। इसका डेसिमल हटाओ तो ये भी आएगा u बराबर 1/2 गुणा 885 या 25, इसका डेसिमल हटा दो, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगी तो हो गया 10 की पावर -7, 10 बढ़ जाएगा। 25 इसका डेसिमल हटा दो, नीचे 2 0 आ जाएंगी, 10 की पावर -2 तो ये 10 की पावर -9 हो गया, ऐसे हो गया ये 25। 5 से काटो इसको, 5 25, 5 एकम 5, 3, 5 7 35, 1 5 15। हो सकता है किसी को मेरी कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो वो ज़्यादा कंफ्यूज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से करिए, खुद से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। गुणा भाग है सिंपल, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ तो अपने तरीके से करिए, ठीक है। 1/2 इंटू 173 गुणा 9 गुणा 16/5 इंटू 10 की पावर -9, तो भाई 5 दूनी 10 हो गया ये, है ना, 5 दूनी 10, 10 का मतलब एक पावर और ऊपर चली जाएगी तो माइनस के 10 हो जाएंगे इधर, ठीक है, ये भी ख़त्म। तो u बराबर 173 गुना 9 गुना 16, 173 गुना 9 गुना 16, 16 × 48 हासिल 4, 16 7 102, 102 और 112 और 4 116 हासिल 11, 16 एकम 16 और 11 27 गुणा 9 इंटू 10 की पावर -10, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 72 हासिल 7, 9 6 की 54 और 7 61, 6 9 7 63 और 6 69, 6 9 दूनी 18, 8 6 24 इंटू 10 की पावर -10। ये ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा की वैल्यू आ रही है 2.49 इंटू 10 की पावर -10। अब मैं इस दशमलव को 4 स्थान आगे सरकाता हूँ, 1 2 3 4, तो पावर भी 4 ही कम हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.49 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। या 2.49 को आप 2.5 राउंड ऑफ में लिख सकते हो, ठीक है, 2.5 लिख सकते हो राउंड ऑफ में, तो जो भी है ये इसका आंसर इस तरह से अप्रोक्सीमेट आएगा। ऊर्जा का मान हो जाएगा जूल, मात्रक जूल। u बराबर 2.49 इंटू 10 की पावर -6 जूल। कर लेना कैलकुलेशन। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बचे हुए टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे अगली वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।